सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सारे जेईई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन कवर कर रखा है, तो इस सर्कुलर मोशन के वीडियो को देखने से पहले उन दोनों को ज़रूर से देखें, उनका भी एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा। अब इस सर्कुलर मोशन में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो ब्रॉडली यहाँ पे दो मेजर सेक्शन होगा। वन इज योर काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड द अदर वन इज योर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एज वेल एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोनों को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और उसके अलावा जितना भी काइनेमैटिक्स का पोर्शन है सर्कुलर मोशन में वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो कम समय में डिटेल में रिवीजन यहाँ पे आपको मिलने वाला है विथ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ज़रूर से ध्यान से इसको टाइम टू टाइम टाइम स्टैम्प के साथ आप इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कंप्लीट देखना है तो आप इसको कंप्लीट पे देखें, 1.5x स्पीड पे देखें। ठीक है, ज़रूर से हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है एडुनिटी फॉर फिजिक्स, इसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी मिलता रहे। राइट, और इस पूरे सेशन का जो PDF नोट्स है वो भी आपको नीचे मिलेगा, लेकिन आप पहले इसको सुने और फिर वहाँ से नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट कर ले। ठीक है, अच्छा। इसके पहले हम लोगों ने और जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो आपका 11th का सिलेबस हो या फिर 12th का कंप्लीट सिलेबस हो, सभी का लिंक इस प्रेजेंटेशन में भी मैंने लगा दिया है। आपको जो भी देखना है रिवीजन में आप वो जाके देखिए, सिर्फ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको खुल जाएगा। क्लियर एकदम? तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ज़रूर से अभी ही वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन लगा है, 1 से 2 दिन लगा है सिर्फ इस वीडियो को, इसके कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको एफिशिएंट वे में सारा चीज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक टूल्स का, बेसिक टर्मिनोलॉजीज का। जब आपका कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपका जब पार्टिकल सपोज कीजिए एक v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ड वेलोसिटी बोल दिया, वेलोसिटी के साथ दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। राइट, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो आप तो ये तो देख ही सकते हैं कि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। अभी आरो इस तरफ है, अभी आरो इस तरफ है, सो डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। राइट, और इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो स्पीड है वो भी चेंज कर सकता है। राइट, यानी कि अगर दो तरीके का इसका चेंज आ सकता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है। अगर पार्टिकल का स्पीड चेंज होता है तब जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। राइट, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले जो टर्म होता है विच इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, डेल्टा थीटा से उसे डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट है दैट इज इन रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको कितना एंगल ये घूम चुका है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कितना एंगल घूमा है कितने टाइम में। तो जिस तरीके से आपका एक नॉर्मल वेलोसिटी में भी होता था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। ओमेगा इसका सिंबल होता है, यूनिट है इसका रेडियंस पर सेकेंड। सो वी हैव एवरेज ओमेगा which is total angle displaced upon total time taken, and instantaneous omega कि किसी instant पे उसका ओमेगा कितना है, that is your d theta by dt। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब यहाँ पे तीसरा टर्म आता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि पार्टिकल का ओमेगा जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। राइट, सो अल्फा इज बेसिकली d ओमेगा बाई dt, और इसका यूनिट आपको होता है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब d ओमेगा बाई डी टी के अलावा हम इसे ओमेगा d ओमेगा बाई डी थीटा से भी लिख सकते हैं। अगर आपको इन फॉर्मूलेस को याद रखना है तो जैसा आपका लीनियर एक्सेलरेशन में फॉर्मूला था हमारा काइनेमैटिक्स चैप्टर में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt या फिर v dv बाई dx, तो वैसा ही है ओमेगा d ओमेगा बाई डी थीटा। क्लियर है एकदम? तो ये आपको तो कुछ हो गया डिफरेंशियल फॉर्म वाले फॉर्मूले। अच्छा, अब यहाँ पे बी पार्ट में अपना आता है रिलेशन बिटवीन दिस टैंजेंशियल वेलोसिटी एंड पार्टिकल का ओमेगा, किस रेट से ओमेगा इसका है। राइट, सो v और ओमेगा में रिलेशन क्या है, दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर।
क्लियर एकदम। अगर आपने v और ओमेगा r को डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड्स, तो v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे v स्पीड है, यानी स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन तो अल्फा होता ही है। सो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट r इंटू अल्फा, राइट। और यहाँ पे ध्यान देना है कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड चेंज करता है, लेकिन पार्टिकल का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई n। ये एक्सेलरेशन आपको नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इस v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किया गया है an, विच इज योर नॉर्मल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v स्क्वायर बाई r, या फिर v की जगह हम ओमेगा r भी लिख सकते थे, तो ओमेगा स्क्वायर r, ये दोनों ही आपको फॉर्मूला वैलिड है। कब किसका यूज पड़े वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे आपको ब्रीफ ये याद रखना है कि जब भी आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है। सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन तो 100% होगा, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, और अगर पार्टिकल का स्पीड भी वेरी कर रहा है तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। क्लियर एकदम। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपको एक y वर्सेस x का ग्राफ है, यहां पे येलो वाला आप ग्राफ देख सकते हैं, और इसका इक्वेशन कुछ होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। तो हमारा जो पार्टिकल है इस पाथ को बेसिकली ट्रेस कर रहा है, इस पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछ सकता है कि जब आपका पार्टिकल यहां पे था, राइट, तब उस समय व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां पे जो येलो वाला कर्व है वो कर्व किसी सर्कल का एक हिस्सा हो सकता था, उस सर्कल का रेडियस कितना है, राइट। तो यहां पे वो डॉटेड लाइन से हमने सर्कल दिखाया हुआ है। आपका जब पार्टिकल यहां पे है तो ये जो आपका कर्वेचर है वो जिस सर्कल का हिस्सा है उस सर्कल का रेडियस कितना है, इसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको दो फॉर्मूला है, एक जो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर दिस टैंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन, राइट। सो इस लोकेशन पे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है और यहां पे इस v1 के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो है an1, तो r1 आपका हो जाता है v1 स्क्वायर अपॉन an1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू v1। उसी तरीके से v2 के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है an2, वही इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में। क्लियर है एकदम। इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, तब यहाँ पे ये डिफरेंशियल फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमें कोई भी जनरल पॉइंट में x1, y1 इस पूरे ग्राफ के किसी भी लोकेशन पे जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, वहां पे हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले ये जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप इस y को डिफरेंशिएट करते हो और ये तो फॉर्मूला हो गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, उसका मॉडुलस। पहले एक बारी आपने ये कर दिया, उसके बाद आप यहां पे y की जगह y1 और x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आप जब ऐसा करेंगे तब आपको निकल के आएगा उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है एकदम। लेकिन इसका यूज आपको शायद ही करना पड़े, हमें यही इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है, आपने से कईयों ने इसको देखा भी होगा। सवाल में हमसे क्या बोलता है कि आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर एकदम। ये आपका एक पार्टिकल है, इसका जो इनिशियल स्पीड है वो u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। किसी एक लोकेशन पे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, और टॉप मोस्ट पे तो ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल ही हो जाता है। तो हमसे a पॉइंट पे और b पॉइंट पे दोनों ही लोकेशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है।
क्लियर है एकदम। तो आप चाहो तो इसको यहीं पे पॉज करो, सॉल्व करो और फिर इसका वर्किंग देखिए, जरूर से देखिए, ठीक है। तो भैया बी पॉइंट पे तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना वो होता है यू कॉस थीटा, और वो कभी भी चेंज नहीं होता है। हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि ये यू कॉस थीटा यहाँ पे भी होगा। और ये टॉप मोस्ट लोकेशन पे यू आर लकी बिकॉज ग्रेविटी इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू यू कॉस थीटा। तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, यानी कि इस वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज योर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटी। पंगा होता है ए लोकेशन पे, ठीक है। तो ए लोकेशन पे सबसे पहले तो हमने ये जो वेलोसिटी है ना इसको अपने मन से v मान लिया, ठीक है, इसे हमने v मान लिया। तो अब आपको सबसे पहले इस v और u में रिलेशन चाहिए होगा। तो हम तो ये जानते हैं ना कि अगर ये v है तो v cos अल्फा यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड, दिस v cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी भी चेंज नहीं हुआ था, यानी कि v इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। अब आपको ये पता चल गया है कि इस a लोकेशन पे भैया टैंजेंशियल स्पीड कितना है विच इज v, जो आपको पता चल गया है। अब आपको जानना है कि इस v के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो भैया ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, तो उस ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट हमें चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा g cos अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा। तो ये हो गया मेरा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन g cos अल्फा, और इसी g cos अल्फा को यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस वाले फॉर्मूले में। v का स्क्वायर तो हो जाएगा इस पूरे चीज का, यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर दिया है और नीचे में g cos अल्फा, तो ये अपना आंसर हो गया है, ठीक है। जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि कितनों का आपका ये आंसर सही आ गया था व्हाइल सेल्फ सॉल्विंग। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है, बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई इस पे सवाल पूछता है। आपको अभी आगे एग्जांपल दिखाया जाएगा कि जेई 2021 में ग्रेविटेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया था। तो क्या है भैया आपका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? ध्यान से देखिए, दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड बी, दोनों अपना इंडिपेंडेंट है। ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी va और ये ऊपर जा रहा है विद सम वेलोसिटी vb। तो हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो a के रेस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे ओमेगा बी ए, राइट, इसको हम कैसे बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ये आपको होता है v रिलेटिव अपॉन r, v रिलेटिव अपॉन r, यानी कि a के रेस्पेक्ट में भैया b का वेलोसिटी कितना होगा? तो वो तो vb माइनस va हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है तो vb माइनस va हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिया vb माइनस va अपॉन r, ठीक है। आपको बस यहां पे ध्यान ये रखना है कि b और a का जो भी आप वेलोसिटी ले रहे हो दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस r लाइन जॉइनिंग देम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो a की वेलोसिटी नीचे है, b की ऊपर है। तो इस केस में जो आपका b का वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू a वो हो जाएगा प्लस vb प्लस va। दोनों आपको अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे ऐड हो जाना है, vb प्लस va हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपके सामने एक और जनरल सिचुएशन है कि va का वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा 1 है, vb का वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा 2 है। तो सबसे पहले हमने ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पता किए विच इज va साइन थीटा 1 और यहाँ पे vb साइन थीटा 2। जैसा कि मैंने बोला इस r के ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज अपने को चाहिए। सो vb साइन थीटा 2 माइनस va साइन थीटा 1 दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन r, ठीक है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, राइट। ये आपको जेई मेन 2021 में अगस्त अटेम्प्ट में पूछा गया था और इसे मैंने ग्रेविटेशन के अंदर डाला हुआ है, राइट। ये लिंक है उस सोल्यूशन वीडियो का। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला सवाल। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो इस पे क्लिक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, राइट। फिर आप ये चीज अच्छे से समझेंगे कि क्यों इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो भैया ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से गोल 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 घूम रहा है, एज सिंपल एज इट इज। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल का अल्फा ही जीरो है। अगर पार्टिकल का कोई भी स्पीड नहीं बदल रहा है, ओमेगा नहीं बदल रहा है, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी शुड बी जीरो, तो अल्फा जीरो, टेंजेंशियल स्पीड भी जीरो। लेकिन क्या पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा? कभी भी नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भैया चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा है? बढ़िया है, राइट? अच्छा, अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यहां पे सिचुएशन क्या होता है कि पार्टिकल का जो स्पीड है ना, वो भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होता है, यानी कि पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, राइट? पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल तो था ही, इसका मतलब पार्टिकल का एक नेट एक्सेलरेशन होगा विच इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर का अंडर रूट, where at is nothing but alpha into r and normal acceleration is v square by r, right? जो भी उसका v रहा होगा at any time t, ठीक है? अच्छा, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सवाल आगे देखेंगे अभी तुरंत। अच्छा, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन वहां पे अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब दो सिचुएशन बनता है। अगर आपका अल्फा जीरो नहीं है तो क्या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर वो वेरिएबल होगा, राइट? अल्फा भी शायद चेंज करेगा, लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट है ना तो आपका सवाल इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं वो एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने काइनेमैटिक्स में देखा था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सब एंगुलर टर्म्स ही होगा, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, राइट? ओमेगा स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड nth एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा का डायरेक्शन सेम है, सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तब आप अल्फा को पॉजिटिव पुट कर देना, यानी कि वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एग्जांपल के तौर पे आप जब फैन को स्विच ऑन करते हो, आप जब अपने सीलिंग फैन का उस बटन को स्विच ऑन करते हो तो फैन का जो ओमेगा है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है कि अल्फा सपोर्ट कर रहा था ओमेगा को, दोनों का सेंस सेम ही था। अगर आपका फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज है और अल्फा भी क्लॉकवाइज है, तो वहां पे आप अल्फा को पॉजिटिव पुट करोगे। लेकिन अगर आपका अल्फा ओमेगा के अपोजिट सेंस में है, एग्जांपल के तौर पे आप जो फैन को स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है, फैन का जो ओमेगा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है, यानी कि अल्फा जो था वो अपोजिट सेंस में था। उस सिचुएशन में आप अपने इन फॉर्मूलेज में अल्फा को नेगेटिव पुट करोगे। क्लियर है एकदम? दैट इज योर रिटार्डेशन, ठीक है? और यूनिट्स का तो भैया ध्यान रखना ही है। कभी कभी हमें ये जो ओमेगा होता है वो आरपीएम में दिया होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो आपको उस आरपीएम को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल के तौर पे 50 आरपीएम अगर दिया हुआ है तो 50 को आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और 60 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से वो मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है देन यू हैव टू गेट इनटू कैलकुलस। आपको इन दो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका जो अल्फा है आपको सवाल में देता है कि दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अल्फा इज इक्वल टू 2t, टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आपको इनिशियल कंडीशन दे दिया है कि समय शून्य पे पार्टिकल का ओमेगा भी जीरो था, तो हमसे पूछता है कि 3 सेकेंड पे, राइट, एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। तो यहां पे आपको बारीकी समझना होगा। सर्कुलर पाथ है, रेडियस 2 मीटर है, लेकिन बारीकी क्या है कि हमसे एक्सेलरेशन पूछता है, हमसे नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं, हमसे टैंजेंशियल नहीं, हमसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो यहां पे आपको टैंजेंशियल भी सॉल्व करना होगा और नॉर्मल भी सॉल्व करना होगा।
ठीक है, तो आप चाहो तो पहले खुद से सॉल्व कर लो और फिर इसका वर्किंग देख लो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, विच इज नथिंग बट अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फा सॉल्व कर लेंगे कि भैया 3 सेकंड पे अल्फा है कितना, तो यहाँ पे 2t है, t की जगह 3 पुट किया, अल्फा आ गया 6 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपका अल्फा आ गया यानी कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा अल्फा इंटू आर विच इज 6 इंटू 2 विच इज 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा कि भैया 3 सेकंड पे ओमेगा कितना है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। हम लोग अल्फा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। आपने अल्फा को लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पे 2t है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट लगाना होगा, समय 0 पे ओमेगा 0 था और किसी टाइम 3 सेकेंड पे ओमेगा है। आप इसे इंटीग्रेट कीजिए, आपको ओमेगा निकल के आएगा 9 रेडियंस पर सेकेंड। यानी कि आपका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, विच इज योर ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज योर 162 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने इसका रिजल्टेंट निकाला विच इज अप्रॉक्सीमेटली 162.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम? आई होप एकदम समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लियरली। अभी तक नहीं लाइक किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो अभी तक हमने सिर्फ काइनेमैटिक्स पोर्शन को समझा, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है, यानी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल के पास जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो हम लोग यहां पे डिफाइन क्या करते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड योर सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर। वेरी वेरी सिंपल एंड पॉपुलर फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। एग्जांपल के तौर पे, हालांकि ये एग्जांपल ग्रेविटेशन से है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ग्रेविटेशन, तो ये आपका धरती है, ये आपका मून है। मून जो है ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ पे धरती का चारों ओर चक्कर काट रहा है। मान लेते हैं कि इस मून का जो आपका स्पीड है वो है v, राइट। तो मून को अर्थ जो है अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल पाथ। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा विच इज mv स्क्वायर बाई आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज gm इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेट करते हैं, यहां से m कट जाता है और हमें यहां पे v मिल जाता है कि मून का भैया v कितना है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका एक टेबल का सरफेस है और इसके ऊपर एक धागा है, धागे के साथ एक बॉब अटैच्ड है, और ये पूरा बॉब जो है एक सर्कुलर पाथ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, सर्कल हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे गोल गोल यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। ओमेगा इज ओमेगा एंड द टेंजेंशियल स्पीड इज v, राइट। तो यहां पे अगर हम इस बॉब का FBD बनाएंगे तो बॉब के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर विच इज द टेंशन। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर की जगह यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, ठीक है। या फिर हम v को ओमेगा इंटू एल भी लिख सकते थे, तो m ओमेगा स्क्वायर एल। क्लियर एकदम? एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे आपका ये एक पेंडुलम है, धागा है, ये आपका बॉब है, और बॉब जब अपने इस वर्टिकल सिचुएशन में है तो बॉब का जो टैंजेंशियल स्पीड है वो है v। तो यहां पे अगर आप इस बॉब के ऊपर फोर्सेस दिखाएंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन होगा, नीचे के डायरेक्शन में mg होगा। लेकिन क्योंकि ये बॉब एक सर्कुलर पाथ पे है, तो आप कह सकते हैं कि बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर तो यहां है सर्कल पाथ का, so what is the force towards the center? that is tension minus mg। mg minus t मत कर देना, सेंटर की तरफ होगा नेट फोर्स, तो टेंशन माइनस mg should be equal to centripetal force which is your mv square by l। तो ये आपको बेसिकली यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें तकलीफ है, मुझे पता है, ठीक है। ध्यान से देखिए चीजों को। अच्छा, अब यहां पे कोनिकल पेंडुलम के बारे में भी बात कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या होता है कि है ये आपका पेंडुलम जैसा ही सिस्टम, ये आपका धागा है, ये बॉब है, लेकिन किसी एंगल थीटा पे इसको टिल्ट करके अब इस बॉब को एक स्पीड दे दिया गया, जिस कारण से ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अगर ये आपका एक पेन है तो इस तरीके से हमारा एक कोनिकल पेंडुलम होता है। क्लियर एकदम। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये जो अपना बॉब है इनटू द प्लेन, यहाँ पे इसीलिए क्रॉस बनाया गया है, यानी इनटू द प्लेन अभी बॉब का एक वेलोसिटी है v। क्लियर एकदम। धागे का लेंथ कैपिटल L है, ये एंगल थीटा है। हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखना आना चाहिए, फिर डिपेंड करता है कि सवाल में पूछ क्या रहा है। क्लियर है। तो इस बॉब पे अगर आप फोर्सेस दिखाए तो एक तो आप दिखाओगे टेंशन अलोंग द धागा, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। अब हम सभी जानते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे T sin थीटा इज द ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, यानी T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, जहां पे r क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। और ये रेडियस कैसे निकालोगे, अगर आपको ये L पता है, ये एंगल थीटा पता है, तो ये रेडियस आपको हो जाएगा L sin थीटा। क्लियर है एकदम। अच्छा, अब ये जो आपका बॉब है वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं ट्रैवल कर रहा, यानी कि T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। तो ये इक्वेशन आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r g, वेर r इज नथिंग बट L sin थीटा। तो अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और आपसे सवाल में जो पूछ रहा है वो निकाल लोगे। क्लियर है एकदम। अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात कर लेते कि भैया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को तकलीफ है इसके अंदर। छोटे क्लासेस में तो मैंने देखा है स्कूलों में पढ़ाते हुए बच्चों को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है और बैलेंस करता है एक दूसरे को। राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं करता है। अब बात को समझिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है। आपने लॉज ऑफ मोशन में अगर हमारा रिवीजन अच्छे से किया है तो वहां पे क्लियरली आपको सूडो फोर्स समझाया गया है। सूडो फोर्स तब लगता है जब आपका ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हो, आपका ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हो। अगर वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा होता है तो आप एक फॉल्स फोर्स, एक झूठा मूठा फोर्स लगाते हो जिसे आप सूडो फोर्स कहते हो। तो वही चीज यहां पे भी होता है। ये आपका धागा है, ये आपका एक मास है और ये मास आपको इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो अभी अभी हमने यहां पे काफी बार पढ़ चुका है कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे होता है तो पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है विच इज नथिंग बट v स्क्वायर बाई r। तो अगर इस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, वो v स्पीड से घूम रहा है, तो इस पार्टिकल का सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज v स्क्वायर बाई r। क्लियर है एकदम। यानी कि ये पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर इसके ऊपर आके बैठ जाए, राइट, यानी कि ये ऑब्जर्वर भी अब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस टेंशन विच इज द रियल फोर्स, ये ऑब्जर्वर यहां पे एक सूडो फोर्स भी लगाएगा। और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाई r। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। इसी को ही हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि भैया, और इसे आप किस तरीके से रट लेते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगा सकते हैं जब आपका ऑब्जर्वर खुद उस रोटेटिंग फ्रेम पे बैठा हो। क्लियर है एकदम। अच्छा, अब अगर आप इस ऑब्जर्वर से पूछोगे इस पार्टिकल के बारे में, तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर पार्टिकल के ऊपर ही बैठा है तो वो बोलेगा कि ये पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो आपका रिजल्ट वही आता है, लेकिन सोचने का या फिर बोलने का तरीका अलग है। ऑब्जर्वर ही यहां पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। क्लियर एकदम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और उसको कब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप एक सवाल देखिए। आप इस सवाल को सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड लेट अस सॉल्व इट यूजिंग सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप सवाल को पढ़े, खुद से सॉल्व करें और फिर आके इसका वर्किंग देखें।
सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसका रेडियस r है, रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट अ बॉडी केप्ट ऑन इनसाइड द वॉल डज नॉट स्लिप डाउन. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs. राइट, तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्लॉक है जो कि सरफेस के साथ लगा पड़ा है और ये ड्रम आपको घूम रहा है. तो हमसे पूछता है कि इस ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लिप ना करे. ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है भैया. और एफबीडी बनाएंगे हम लोग इन द रोटेटिंग फ्रेम. राइट, अच्छा, तो ये ब्लॉक है, इस पे रियल फोर्सेस क्या क्या होंगे. ये जो ड्रम का वॉल है वो इस पे नॉर्मल लगाएगा, इस ब्लॉक पे mg लगेगा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. राइट, इसके अलावा आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे जो कि रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा, विच इज m ओमेगा स्क्वायर आर. mv स्क्वायर बाई आर की जगह आप m ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. अच्छा, अब यहां पे आप समझिए बात को. ये ब्लॉक हम नहीं चाहते हैं कि स्लिप करे, यानी कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mg के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए. कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप चीज को समझिएगा. एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि भैया जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10 न्यूटन. राइट, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती थी दैट इज 10 न्यूटन. राइट, अगर आपका बॉडी का वेट 8 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 8 लग के ब्लॉक को रोक लेगा. अगर आपका बॉडी का वेट 9 न्यूटन है, 9 न्यूटन है तो फ्रिक्शन 9 लग के ब्लॉक को रोक देगा. अगर आपका बॉडी का वेट 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन 10 लग के बॉडी को रोक देगा. लेकिन अगर आपका बॉडी का वेट 11 है तो फ्रिक्शन अब 11 तो लग नहीं सकता और ये ब्लॉक अब स्लिप कर जाएगा. तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लगे वो एटलीस्ट mg के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो. तो वहीं यहां पे कंडीशन लिखा गया है F मैक्सिमम शुड बी मोर देन इक्वल टू mg. और F मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, μs इंटू नॉर्मल. राइट, अच्छा, और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, आपका ये ब्लॉक ऐसे तो नहीं मूव करने वाला, यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर. तो नॉर्मल की जगह हमने यहाँ पे ये लिख दिया, m से m आपका खत्म, यानी ओमेगा शुड बी मोर देन इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन μs इंटू आर. ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर हो या फिर इससे ज्यादा हो. सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज एट इक्वालिटी अंडर रूट g अपॉन μs इंटू आर. दैट इज द आंसर. क्लियर एकदम, ठीक है. चलिए अब हम लोग यहां पे एंट्री करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से सब कुछ यहां पे सारे केसेस कंडीशन को पढ़ते चलेंगे. सबसे पहली बात आपको समझना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है. अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है और वो सर्कुलर पाथ जो है वो वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, तो वैसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे सीखना होगा कि किसी भी सिचुएशन में उसके ऊपर इक्वेशन कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक धागा है, ये धागे की जगह एक मासलेस रॉड भी हो सकता था. तो आपके सामने यहाँ पे एक धागा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपको इस तरीके से सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल है ये. ठीक है, वी हैव टेकन 3 लोकेशन A, लोकेशन B एंड लोकेशन C. ठीक है, लोकेशन ए आपको बॉटम मोस्ट है, लोकेशन बी में दिस धागा इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लोअर वर्टिकल और यहाँ पे अगेन थीटा बट विद द अपर वर्टिकल. क्लियर है एकदम, अच्छा है. ए लोकेशन पे इसका टेंजेंशियल स्पीड VA है, यहाँ पे VB है और यहाँ पे VC है. तो यहाँ पे पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2 ही इक्वेशन लिखा जाता है. एक आपको किसी भी लोकेशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन, राइट, और दूसरा आपको होता है एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन. जब आपका पार्टिकल A से B पे जा रहा है तो पार्टिकल ने कुछ हाइट गेन किया है, यानी कि गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और अगर कुछ पाया है तो कुछ खोया भी होगा. बड़ा सिंपल होता है आप एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान से सुनिएगा. अगर A से B पे जाने पे पार्टिकल ने कुछ ग्रेविटेशन एनर्जी गेन किया है, सो उसने कुछ काइनेटिक लूज भी तो किया. ये पार्टिकल आपको ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो पार्टिकल का स्पीड घटा होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है. तो आप उन दोनों को बस इक्वेट करते हो, गेन इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये 2 ही इक्वेशन इस्तेमाल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन. तो अगर हम यहाँ पे ए लोकेशन की बात करें तो ए पे इस पार्टिकल पे ऊपर टेंशन TA, नीचे mg, तो इक्वेशन बना है TA माइनस mg इज इक्वल टू
नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जब पार्टिकल आपका बी लोकेशन पे है तो बी लोकेशन पे टेंशन जो है वो तो आपको हो जाएगा टीबी अलोंग द धागा, लेकिन हमें mg नहीं चाहिए क्योंकि mg तो नीचे लगता, उस mg का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में हमें नेट फोर्स अलोंग दी सेंटर चाहिए, राइट ये जो रेडियल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स चाहिए। सो टीबी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mvb स्क्वायर बाई आर। और जब पार्टिकल ए से बी पे पहुंचा है तो पार्टिकल ने कुछ हाइट गेन किया है, यानी कि गेन इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया पार्टिकल जब ए से बी पे जाता है तो उसने एक वर्टिकल हाइट गेन किया है, दैट वर्टिकल हाइट इज नथिंग बट आर माइनस आर कॉस थीटा। कैन यू सी दिस? दिस इज योर आर, ये वाला आर का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, यानी कि जो वर्टिकल हाइट गेन किया है बॉब ने दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। इसीलिए यहां पे अगर आप r को कॉमन ले लो सो r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, यही है आपका हाइट गेन। सो दिस इज mgh बेसिकली। सो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। va जो है वो vb से ज्यादा है, तो कितना लॉस किया भैया? हाफ mva स्क्वायर माइनस हाफ mvb स्क्वायर, राइट यही दो इक्वेशन आपको चाहिए होता है। पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसी दो इक्वेशन से काम चलता है, ठीक है। अगर हम सी लोकेशन की बात करें तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, टेंशन टीसी जो है वो ऐसे लगेगा और mg जो इस पार्टिकल पे नीचे लग रहा था उसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा है। तो यहां पे पार्टिकल पे सेंटर की तरफ दोनों फोर्स लग रहे हैं, टीसी भी और mg cos थीटा भी। तो हम क्या बोलेंगे भैया? टीसी प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाई आर। और अब आपका जब पार्टिकल ए से सी पहुंचा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल ने कितना हाइट गेन किया है? एक तो ये वाला लेंथ है ही, राइट विच इज आर, नथिंग बट आर, और साथ ही साथ ये वाला लेंथ भी है विच इज आर कॉस थीटा। सो आर प्लस आर कॉस थीटा है, राइट। सो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे आर। सो आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज द टोटल हाइट गेन। So again, gain in gravitational potential energy is equal to loss in kinetic energy. ये इक्वेशंस आपको बनाना आना चाहिए तो आपका इस पूरे VCM टॉपिक पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक पे कमांड आ जाएगा। क्लियर एकदम? अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे केसेस को डिटेल में समझेंगे अच्छे से। सबसे पहला अपना बनता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब, राइट। तो वही वाला सिचुएशन है कि आपका धागा है या आपका बॉब है। यहाँ पे 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहला कैटेगरी होता है कि अगर जो आपका बॉटम मोस्ट पे आपने इस बॉब को एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, अगर ये u अंडर रूट 2gl के बराबर है या उससे कम है तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, राइट। अगर आपका ये वेलोसिटी रूट 2gl से कम है या उसके बराबर है, राइट, तो क्या होगा? आपका ये जो बॉब है ऊपर जाएगा 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 जाएगा, लेकिन कभी भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर रूट 2gl के बराबर है तो एग्जैक्टली ये बॉब बस हॉरिजॉन्टल होगा, इसका स्पीड 0 हो जाएगा और वापस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा है, अब हमें यह जानना होता है कि अगर रूट 2gl से कम है तो कितना एंगल थीटा बनाने के बाद इस बॉब का स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन क्या काम आने वाला है कि भैया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जब एंगल थीटा बनाया था तो कितना वर्टिकल हाइट गेन किया है? L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो गेन इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक। तो भैया सारा का सारा ही अपना स्पीड वो लॉस कर गया। यहाँ पे तो v 0 है तो हाफ mu स्क्वायर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको आप जब इक्वेट करते हो तो आपको एंगल थीटा मिल जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gl। अब बस ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है, आपको यहाँ पे कुछ भी u की वैल्यू देता है, आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपका u का वैल्यू रूट 2gl के बराबर है, आप यहाँ पे रूट 2gl पुट कीजिए तो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब है कि थीटा 90 डिग्री है, जो कि हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर रूट 2gl के बराबर होगा तो ये बस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि एंगल इज 90 डिग्री। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका जो u है वो रूट gl है, तो आप यहाँ पे सीधे रूट gl पुट कीजिए, ये आपको होने वाला है 1/2, यानी कि थीटा आपको हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपका जो वेलोसिटी है वो रूट 2gl के कम है।
समझ में आ रहा मेरा बात? अगर आपका यही वेलोसिटी √5gl के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आपका ये जो बॉब है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाता है, गोल 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 घूमता रहेगा अनंत काल तक, अज्यूमिंग देयर इज नो एनर्जी लॉस, राइट? याद रखना है, सबसे पॉपुलर कंडीशन यही है, अगर आपका u √5gl के बराबर है या उससे ज़्यादा है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि बॉटम मोस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना देना चाहिए ताकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर सके, यानी कि √5gl, ठीक है? अच्छा है। आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका वेलोसिटी एग्जैक्टली √5gl होता है तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे आपका जो ये बॉब होता है, राइट, उस मोमेंट पे धागे में जो टेंशन होता है वो जीरो होता है, लेकिन ये v2 जीरो नहीं होता है, पार्टिकल के पास अभी भी वेलोसिटी होता है। इसी कारण से ऑल्दो टेंशन जीरो हुआ है, स्ट्रिंग लूज हो गया, लेकिन इसके पास वेलोसिटी था तो वो उसी मोमेंट में लेफ्ट साइड और थोड़ा सा मूव करता है। जैसे ही मूव करता है धागे में टेंशन वापस आ जाता है और सर्कुलर पाथ हो पाता है, ठीक है? तो टेंशन जीरो होता है, ध्यान रखना है, क्या पता सवाल में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? ये दो इक्वेशन और काम की है, आप इसे डिराइव कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट लिखा हुआ है कि आपका अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सिचुएशन में जब आपका ये धागा हॉरिजॉन्टल है तब धागे में टेंशन अगर T1 है, और जब आपका धागा वर्टिकल है तब धागे में टेंशन अगर T2 है, राइट, देन T minus T1 is equal to 3 mg, T minus T2 is equal to 6 mg, ठीक है? ये ध्यान में रखना है, शॉर्टकट के रूप में आपको सॉल्व करने में आसानी हो सकता है। क्लियर एकदम? अच्छा, प्रॉब्लम आता है या फिर इंटरेस्ट बनता है तब जब आपका ये वेलोसिटी √5gl से कम हो और √2gl से ज़्यादा हो। अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है तब क्या होगा, आपका जो ये धागा है, ये जो आपका पेंडुलम सिस्टम है, वो हॉरिजॉन्टल को क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाता है। ये जो आपका सेक्टर है ना, ये जो आपका एक क्वाड्रेंट है, वो इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है। यहाँ देखिए, राइजेस अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड समवेयर, इस जोन में आने के बाद कहीं पे उसके धागे का टेंशन जीरो हो जाता है। बॉब के पास हालांकि टैंजेंशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन धागा लूज हो जाता है। धागा लूज हो गया तो आपका पार्टिकल जो है वो फिर फ्री फॉल करने लगता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगता है, वो एक पैराबोलिक पाथ ले लेता है, कुछ ऐसा, ठीक है? अब हमें जानना है कि जब धागे का टेंशन जीरो हुआ था तो ये एंगल थीटा कितना है और इस मोमेंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। क्लियर एकदम? तो ये जो एंगल थीटा आता है अगेन डिराइवेबल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू u² माइनस 2gl अपॉन 3gl। आप ध्यान दीजिए, हमने ये एंगल थीटा विद द ऊपर वाला वर्टिकल लिया है, नीचे वाला वर्टिकल नहीं, ठीक है? बहुत जगह आपको नीचे वर्टिकल से भी दिखाते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपका नेगेटिव आता है कॉस का वैल्यू, विच आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, राइट? आपके लिए भी आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप एंगल थीटा ऊपर से बना लें, ठीक है? अब क्या है ना कि आपको सवाल में देख के समझ में आ जाएगा। अगर आपको सवाल में देता है कि u की वैल्यू √3gl है तो आपको समझ में आ गया है कि यही वाला सिचुएशन है, ठीक है? तो सिचुएशन के बेसिस पे फॉर्मूले को रट लो। सो cos थीटा इज इक्वल टू u² माइनस 2gl अपॉन 3gl, ठीक है? और ये v अगर आपको निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, राइट? हमने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कैसे लिखते हैं। आप जब वो लगाओगे इक्वेशन तो आपको v की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, √u² माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा, l इज लेंथ ऑफ दिस धागा, ठीक है? क्यों सर हमें ये v और एंगल थीटा चाहिए? क्योंकि हमसे सवाल में ये भी पूछ सकता है इस लोकेशन के ऑनवर्ड्स आपका जो बॉब है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो भैया प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही करने लग गया तो इस प्रोजेक्टाइल का ये जो h है वो भी हमें कभी कभी पूछ सकता है ना? इसी डॉटेड येलो को हमने यहाँ पे दोबारा से बनाया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ये v जो कि ये ब्लू वाला फॉर्मूला है, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा अगर होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप चाहो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ये थीटा मैप कर सकते हो। तो ये एंगल थीटा कहाँ से मिलेगा? इस वाले फॉर्मूले से। एक बार ये आपको थीटा मिल गया, v मिल गया, तो हमसे अगर कोई ये कैपिटल H पूछता है सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, u² sin² थीटा अपॉन 2g, तो वही है v² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है? तो ये सब हमसे पूछा जा सकता है,
क्लियर है? जेई मेंस में भी पूछ सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एडवांस में ही होता है ये सब। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 12th टॉपिक कि अगर ये धागे की जगह एक मासलेस रॉड हो, एक लाइट रॉड हो, तो यहां पे बेनिफिट ये मिलता है कि धागे का तो लूज होने का सिचुएशन बनता है। धागा लूज हो सकता है ना, आपने अभी अभी देखा था कि यहां पे टेंशन 0 हो गया तो धागा लूज हो गया, लेकिन भैया एक रॉड भले ही मासलेस हो लेकिन वो लूज तो नहीं हो सकता, तो वहां पे टेंशन 0 हो जाए इस बात का कोई खतरा ही नहीं है। देयर इज नो इशू ऑफ T = 0 एज रॉड कैन नॉट स्लैक, राइट? अच्छा, तो रॉड में अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉटम मोस्ट पे ये रॉड है, यहाँ पे आपको एक मास लटका पड़ा है, तो इस मास को मिनिमम कितना वेलोसिटी देना चाहिए ताकि ये सिस्टम आपको कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर सके, तो दिस U = √4GL, राइट? राइट, सो अगर आपका U √4GL के बराबर है या उससे ज्यादा है तो आपको सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा, एंड मिनिमम U की वैल्यू है √4GL। ठीक है, अब आपको यहां पे एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका वेलोसिटी एग्जैक्टली √4GL के बराबर होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस बॉब की वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, लिमिटिंग केस की बात है, बट स्टिल ड्यू टू योर इनर्शिया ये बॉब आपको जैसे ही थोड़ा सा भी लेफ्ट हो जाएगा, ये अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा और वो सर्कुलर पाथ पूरा करता रहेगा। ठीक है, सो U मिनिमम इज √4GL, ये याद रखने वाली बात है। धागे के केस में U मिनिमम इज √5GL। क्लियर है एकदम? अब यहां पे देखिए, ये आपका है पॉइंट नंबर 13। यहां पे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है इनसाइड अ सर्कुलर ट्रैक। आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पे एक सर्कुलर ट्रैक है और इसके अंदर एक पार्टिकल है जो कि आपको सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला है। अभी आपके सामने एक एनिमेशन आ रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड यहां पे जितना भी फॉर्मूला होने वाला है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है आपका बॉब और धागे वाले फॉर्मूले में। यहां पे भी आपको √2GR √5GR वाले सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं। ठीक है, बस यहां पे डिफरेंस क्या होगा कि धागे के केस में आपको टेंशन था, यहां पे आपको नॉर्मल फोर्स होने वाला है। आप देख सकते हैं अगर वो बॉटम मोस्ट पे है तो नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है, यहां पे है तो नॉर्मल इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक है, वहां पे आपका धागा लूज होता था, यहां पे जो आपका ब्लॉक है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज कर सकता है अगर नॉर्मल 0 हो गया तो। और नॉर्मल 0 होने का कंडीशन कब आएगा? जब आपका ये वाला वेलोसिटी हो √2GR और √5GR के बीच में हो। अगर आपका ये U एग्जैक्टली √5GR के बराबर है तो कंप्लीट सर्कल कर सकता है, √5GR से ज्यादा है तब भी करेगा, लेकिन अगर √2GR और √5GR के बीच में है तो यहां पे आने के बाद किसी एंगल थीटा पे ये कांटेक्ट लूज करेगा और उसके बियॉन्ड ये फिर एक पैराबोलिक पाथ करना शुरू कर देगा। तो ये एंगल थीटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, cos थीटा = U² - 2GR/3GR। क्लियर है एकदम? और इस V की वैल्यू यही फॉर्मूला है। एक बार आपके पास ये थीटा आ गया, ये वाला V आ गया, फिर आप ये पता कर सकते हैं कि इसका जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है उसमें कैपिटल H क्या है, R क्या है, वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। आप चाहो तो यहीं पे वीडियो को पॉज करो, सवाल को सॉल्व करो और फिर आके इसका वर्किंग देखो। सवाल में हमसे क्या कहता है कि फिगर शोज अ लूप ट्रैक ऑफ रेडियस R। एक बॉक्स है दैट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म एट अ हाइट डिस्टेंस h अबव द टॉप ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पार्टिकल है और इस लूप के टॉप सरफेस से h हाइट ऊपर से ये अपना मोशन शुरू करेगा। तो ये ब्लॉक जो है वो स्लिप करता करता आएगा और इस सर्कुलर ट्रैक में फिर वो लूप करना शुरू करेगा। तो हमसे पूछता है कि इस h की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है वो पूरा सर्कुलर पाथ कर सके। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है, हमने यहां पे डिस्कस किया है, राइट, कि आपका जो पार्टिकल है ये आपको एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूमने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जब पार्टिकल बॉटम मोस्ट पे होता है तो उसका स्पीड कम से कम √5GR के बराबर होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर सकेगा। समझ में आ गया है? अच्छा, यानी आपका पार्टिकल जब यहां से यहां तक आए, बॉटम मोस्ट पे इसका V √5GR होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? एनर्जी कंजर्वेशन करना है। आपका पार्टिकल बेसिकली एक वर्टिकल हाइट लूज करने वाला है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। भैया कितना लॉस किया है? सो mg
mg और हाइट कितना लूज किया है h+2r, राइट। एंड गेन इन काइनेटिक, तो शुरुआत में तो इसका स्पीड था ही 0, तो कितना गेन कर लिया, हाफ mv², वेयर दिस v इज √5gr, तो v² का मतलब 5gr। ये आपके सामने इक्वेशन सॉल्व किया, h = r/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। अब ये सवाल एक और देखिए, काफी अच्छा सवाल है, बिल्कुल जेईई मेंस के दायरे में है। ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आके इसका सोल्यूशन देखिए। सवाल में हमसे कहता है फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक, अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड अगेंस्ट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k फिक्स्ड एट द लेफ्ट एंड एंड इज देन रिलीज्ड। तो अभी आपका स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है, ये आपका ब्लॉक जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड फिक्स्ड नहीं है। आपने इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड पुश किया, यानी स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस किया है बाय सम डिस्टेंस x। ठीक है, फिर जब आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया तो ये ब्लॉक आपको राइट साइड बड़ी तेजी से भागेगा, ऊपर चढ़ेगा। हमसे कहता है कि जब ये ब्लॉक P लोकेशन पे आया था, समझिएगा, दिस ब्लॉक presses the track with a force mg when it reaches the point P, right, where the radius of the track is horizontal। तो जब ये ब्लॉक P पॉइंट पे पहुंचता है तो वो इस सर्कुलर पाथ को mg फोर्स से पुश करता है, यानी कि ब्लॉक और इस ट्रैक के बीच में जो नॉर्मल है वो हमें mg दे दिया। तो हमसे पूछता है कि ये x कितना था, यानी आपने स्प्रिंग को कितने वैल्यू से कंप्रेस किया हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से, किस ब्यूटी के साथ हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इस ब्लॉक को, इस स्प्रिंग को x डिस्टेंस से कंप्रेस किया, फिर आपने छोड़ा तो ये ब्लॉक आपको जाता है, यहां तक पहुंचता है। मान लेते हैं जब आपका ब्लॉक यहां पे था तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो टैंजेंशियल स्पीड है दैट इज योर v। हम लोग यहां पे इस सिचुएशन से लेके इस सिचुएशन तक एनर्जी कंजर्व करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, जब सिचुएशन ऐसा था, स्प्रिंग जब x लेंथ से कंप्रेस था, तो यहां पे सिस्टम में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था दैट इज योर हाफ kx स्क्वायर, राइट। एंड फाइनली जब आपका ब्लॉक यहां पे है तो इस सिस्टम में कौन सा एनर्जी है, एक तो पार्टिकल ने हाइट भी गेन किया है, यानी कि mgr ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एट द सेम टाइम पार्टिकल ने एक स्पीड भी गेन किया है। शुरुआत में तो ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे था और यहाँ पे ब्लॉक का स्पीड v है, सो व्हाट इज द गेन, हाफ mv²। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर, अच्छा, और P पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन लिख सकते थे। इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस नॉर्मल इज द ओनली फोर्स विच इज इक्वल टू mv²/r, सो n इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा सर, एंड अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमें नॉर्मल की वैल्यू दे रखी है, यही है ना, नॉर्मल क्या है, नॉर्मली तो mg के बराबर है। सो नॉर्मल की जगह आपने mg रखा है, तो यहां से m से m आपका आप मत कैंसिल करो, r को इधर ले जाओ, सो mgr इज इक्वल टू mv², राइट। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस mv² जिसकी वैल्यू mgr है वो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ठीक है, तो हाफ mv² की जगह हो जाएगा mgr/2, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3 mgr/k। क्लियर है एकदम, बढ़िया। अच्छा, अब ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन आउटसाइड अ सर्कुलर ट्रैक, ये आपका अगेन एक सर्कुलर पाथ है, ये आपको एक स्फीयर हो सकता है। एक ब्लॉक है जिसका टॉप मोस्ट पे जब वो था तो आपने इसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड u दे दिया। ठीक है, अब वो नीचे स्लाइड करेगा और जैसे जैसे वो नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटीज वर्क, इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं कि किसी लोकेशन B पे आके इसका जो वेलोसिटी है, टैंजेंशियल वेलोसिटी, वो v हो गया है। अब इस ब्लॉक पे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा और mg cos थीटा ऐसे है। ठीक है, अब जब पार्टिकल A से B पे आया है, एक इक्वेशन तो हम ये लिख सकते हैं विच इज एनर्जी कंजर्वेशन। पार्टिकल ने एक हाइट लूज करी है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, और कितना हाइट लूज किया है तो वो हो जाएगा mgr ब्रैकेट 1 - cos थीटा। वो हम निकाल सकते हैं ना, ये जो पार्टिकल ने हाइट लूज किया है दैट इज नथिंग बट r - r cos थीटा। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, ये v आपका u से बड़ा है, सो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, अच्छा है, आप इसको रीअरेंज करेंगे, आपको v का वैल्यू इतना निकल आएगा। ठीक है, किसी भी मोमेंट पे हमसे v पूछ सकता था,
राइट। हमसे सवाल में ये बोल सकता है कि जब एंगल ये 30 डिग्री बन रहा है तो बताइए v की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे, आपको u पता रहेगा, ये v निकल के आ जाएगा। क्लियर एकदम। अच्छा, एक बार ये आपने v निकाल लिया तो हमसे ये नॉर्मल भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखोगे। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, सो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाई r। तो ये दो इक्वेशन तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन क्या बनता है कि जब आपका ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो कभी ना कभी इसका नॉर्मल जीरो होगा, और नॉर्मल जीरो होने का मतलब है कि ये पार्टिकल इस सरफेस का कांटेक्ट छोड़ देगा और फिर वो पैराबोलिक पाथ करना शुरू कर देगा। क्लियर एकदम। तो भैया कौन से एंगल पे नॉर्मल जीरो होता है, तो ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे n की वैल्यू को अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो आपको आएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यानी कि m से m अगर कट गया तो v स्क्वायर आएगा r इंटू जी कॉस थीटा, तो वहां लिखा हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, राइट। और ये v की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा ले अगर आप, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इसका स्क्वायर किया, दिस इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr अपॉन 3gr। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया कि भैया कौन से एंगल थीटा पे ऐसा होता है। आपको u का वैल्यू अगर दे देगा तो आप एंगल थीटा निकाल लोगे फटाक से। अब यही सवाल आपसे जेईई मेंस में भी पूछा गया था इसी साल, राइट। लेकिन वहां पे क्या किया था कि u को जीरो दे दिया, हमसे बोलता है कि भैया u जीरो था, राइट। जस्ट हमने इस ब्लॉक को ऐसा टच करके छोड़ दिया तो वो अपने आप नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो अगर इस फॉर्मूले में आप u को जीरो पुट कर देंगे तो gr से gr कटेगा और cos थीटा आ जाएगा 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये आपको एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है, आप इसे याद भी रख सकते हो कि अगर आपका u जीरो है और आपका ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करता है तो cos इनवर्स 2/3 पे वो कॉन्टैक्ट, वो साथ जो है छोड़ देगा सरफेस का। क्लियर एकदम। अब यहीं से आपका एक और सिचुएशन का जन्म होता है कि अगर आपका पार्टिकल एक सर्कुलर ट्यूब के अंदर है, राइट। अच्छा, तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होता है। आपका ये जो सर्कुलर ट्यूब है वो फिक्स्ड है, वो नहीं मूव कर सकता। अगर तो ये पार्टिकल का अगर इनिशियल स्पीड जीरो था, आपने इसको हल्का सा पुश करके छोड़ दिया तो ये नीचे गिरना शुरू करेगा, आएगा 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 आएगा। और जब थीटा आपको cos इनवर्स 2/3 है तब वो इस लोअर वाले सरफेस का साथ छोड़ देगा, लेकिन वो बाहर कहां जाएगा, जैसे ही वो साथ छोड़ेगा वो इस बाहर वाले सर्कल के सपोर्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक आपका थीटा cos इनवर्स 2/3 से कम था, आपका जो ब्लॉक है वो इस इनर वाले सर्कुलर पे था, यानी कि इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा था वो रेडियली आउटवर्ड्स था। और जैसे ही आपका थीटा cos इनवर्स 2/3 से ज्यादा हुआ है वो बाहर वाले सर्कल के सपोर्ट में है, यानी कि इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगेगा वो रेडियली इनवर्ड्स होगा। तो कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है जब आपका थीटा cos इनवर्स 2/3 से चेंज होता है, राइट। यानी कि जब cos इनवर्स 2/3 से पहले था तब रेडियली आउटवर्ड्स, जब बाद में है तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है वो रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर एकदम। सो दिस बेसिकली समराइजेज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वी हैव डेल्ट इट इन डिटेल, सभी का नोट्स आपको नीचे मिलना ही मिलना है। क्लियर एकदम। जहां तक बात आता है बैंकिंग ऑफ रोड का, आई एम नॉट टेकिंग दैट इन दिस पोर्शन बिकॉज हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से विथ ग्राफिक्स विथ एनिमेशन हमने इसको समझा है, हमने इसके ऊपर PhD करा है, और इसका जो लिंक है वो यहाँ पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वहां से जाके आप देखेंगे, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड्स का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर एकदम। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सर्कुलर मोशन के सवाल आपको लॉज ऑफ मोशन में भी पाए जाएंगे और वर्क एनर्जी पावर में भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों का ही PYQ का लिंक यहाँ पे डाल दिया है, आपको इन लिंक्स पे सिर्फ क्लिक करना है, राइट। एंड इसके अलावा आपको अगर और टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो रिविजन सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अलग अलग चैप्टर्स के तो जेईई मेन PYQs का लिंक और गोल्ड माइन लिंक तो हमारा है ही, जहां पे हमारे पूरे YouTube चैनल का जितना भी एजुकेशनल कंटेंट है सभी का लिंक एक्सेल फाइल में ऑर्गेनाइज्ड है।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी ऑन सेंटर ऑफ मास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।